जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं संसद मतलब कि पार्लियामेंट से जो है 100% संसद से या पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में कि संसद क्या होता है। संसद को या पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 के अंतर्गत रखा गया है या अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद को निहित किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं जिसके बारे में हम जो है नीचे डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संसद को किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित किया गया है। तो चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, इसलिए यह निम्न सदन होता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होते हैं। यह एक अस्थायी सदन होता है, मतलब कि टेम्पररी सदन होता है। इसका कार्यकाल अगर 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा को आर्टिकल 81 के अंतर्गत निहित किया गया है। तो पहला हमारा संसद का भाग हो जाएगा या अंग हो जाएगा लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए एक अस्थायी सदन होता है। इसको राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और इसको आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे हम देखें लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को आर्टिकल 81 के अंतर्गत रखा जाता है और राज्यसभा को आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संसद के तीसरे अंग के बारे में। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है एक अलग विषय होता है, इसको जो है संसद का केवल अंग माना जाता है राष्ट्रपति को, लेकिन इसको हमेशा जो है अलग पढ़ा जाता है। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा ही संसद के केवल अंग होते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को भी रखा गया है क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी विधेयक पारित होता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो कानून का रूप नहीं माना जाता है। जब वो यहाँ तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा के एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन भी कराता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो है केवल 2 ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक हमारा टॉपिक होगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा को आर्टिकल 81 के अंतर्गत रखा जाता है और लोकसभा के यहाँ पे हम सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में जिस पे मनोनीत या चुनाव होता है उसका वर्तमान में सीटों की जो संख्या वो 545 है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सीटों की संख्या है जिसपे निर्वाचन होता है या जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं उनकी इसमें वर्तमान में जो स्थिति है वो 545 है। तो हम यहाँ पे आइए देखते हैं वर्तमान संख्या के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की जो संख्या होती है 545 होती है, जिसमें से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं। इनका चुनाव होता है और राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों की मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन के अंतर्गत। अब जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनमें से
कुछ सदस्य जो होते हैं राज्यों से होते हैं और बाकी सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटों का चुनाव होता है और राज्यों से कितने सीटों का चुनाव होता है। अब यहाँ पे जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं या जिनका चुनाव होता है वो राज्यों से 530 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से यूपी से सबसे अधिक सीटों पर चुनाव होता है। तो यूपी से जो है सबसे अधिक मतलब कि 80 सीटों पर जो है केवल यूपी से चुनाव होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट किस राज्य से होता है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश होता है। अब यहाँ से बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित प्रदेश से टोटल जो सीटों का जो चुनाव होता है वो 13 होता है, मतलब कि 13 सीटों का चुनाव जो है लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से होता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश से जो सीटों का जो चुनाव होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे 13 सीटों का तो चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से होता है, जिसमें से दिल्ली से 7 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा के लिए, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से जो है 6 सीटों पर चुनाव होता है। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जो है सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव होता है, मतलब 7 सीटों पे चुनाव होता है। वो तो था हमारा लोकसभा। और हम देखते हैं अब राज्यसभा। राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत जो है रखा जाता है राज्यसभा को। अब इसमें जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में सीटों की संख्या इस समय क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, और वर्तमान में जिस पे चुनाव होता है या जिस पर मनोनीत किया जाता है या वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो है 245। अब यहाँ पे हम वर्तमान संख्या की विस्तृत जानकारी देने वाले। राज्यसभा के लिए जो वर्तमान सीटों की जो संख्या है वो 245 है, जिसमें से कुछ का निर्वाचन होता है और कुछ जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो जिन सीटों पर निर्वाचन होता है राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से वो होता है 233, मतलब कि 233 सीटों का जो है चुनाव होता है, जिसमें से कुछ राज्य से होते हैं और जो है कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो निर्वाचित जो राज्यों से कितने होते हैं और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित संख्या होती है 233, उसमें से राज्यों से 229 होता है, मतलब राज्यों से 229 व्यक्तियों का चुनाव होता है और केंद्र शासित प्रदेश से 4 सीटों पर चुनाव होता है। अब राज्य में सबसे अधिक किस राज्य से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, तो यूपी से चुने जाते हैं, और कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो अधिकतम 31 सीट। तो और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से दिल्ली से अकेले 3 सीटों पर चुनाव केवल दिल्ली से ही होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोगों के साथ लोकसभा की कुछ योग्यता के बारे में कि लोकसभा का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। जो भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसके भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। एक कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात कि पागल अथवा दिवालिया ना हो। वो व्यक्ति ना पागल हो और ना दिवालिया मतलब फ्रॉड ना किया हो, तो वो व्यक्ति जो है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है। तो अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ कि लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 वर्ष के पहले भी किसी भी विशेष परिस्थिति में जो है इसको भंग किया जा सकता है, और यह कई बार भंग भी हो चुका है। इसीलिए एक अस्थायी सदन इसको माना जाता है, जो 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। इसी के साथ कई बार ऐसी भी स्थिति आई है जो लोकसभा को 1-1 साल के लिए बढ़ाया भी गया है। तो इसीलिए ये जो है अस्थायी सदन होता है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कई बार क्वेश्चन जो है बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। जो वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला हैं,
और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार या मीरा कुमारी जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब हम आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मैं आपके साथ पहले भी डिस्कशन करा चुका हूं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, अर्थात जो भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से सभी निर्वाचित सदस्यों के सहमति से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है या उनको नियुक्त किया जाता है और अध्यक्ष के सहमति से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, अर्थात अध्यक्ष के सहमति से एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों के दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों के दोनों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला टर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होती है। इसी के साथ बहुत सारे बच्चे जो है राष्ट्रपति को ट्रिक कर देते हैं, लेकिन उनका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कुछ विशेष अधिकार होता है या कुछ उनके अधिकार होता है, जैसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार। तो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के सदस्यों के पास होता है। इसी के साथ साथ राज्यों के नाम बदलने का, उनकी सीमा बदलने का अधिकार भी इनके पास होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे उनका एक और विशेषाधिकार होता है जिसको बोलते हैं धन विधेयक पारित करने का अधिकार। धन विधेयक पारित करने का अधिकार एक केवल जो है लोकसभा के पास ही होता है, मतलब कि लोकसभा के पास ही केवल धन विधेयक पारित करने का अधिकार होता है। राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक पारित करने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात लोकसभा में ही केवल धन विधेयक पारित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पारित किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी कुछ योग्यताएं। तो हम यहाँ पे राज्यसभा की और योग्यता की बात करें कि राज्यसभा की क्या योग्यताएं होती हैं, तो भारत का नागरिक हो, मतलब जो भी व्यक्ति को हम राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर रहे हो भारत का व्यक्ति होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा भी गया है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। वो पागल अथवा दिवालिया ना हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जो प्रथम सभापति थे राज्यसभा के एस राधाकृष्णन थे और प्रथम उपसभापति जो थे कृष्णमूर्ति राव थे। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वर्तमान में जो सभापति हैं वेंकैया नायडू हैं। और इसी के साथ बता दूं कि जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन्हीं को जो है राज्यसभा का प्रथम सभापति नियुक्त किया गया था। अब हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य के बारे में। अब हम यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, अर्थात विधायक के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसी के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सदस्यों में से ही होती है, अर्थात राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, अर्थात राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में
1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता है और उनकी नियुक्ति हो जाती है, जिससे यह कभी भंग नहीं होता है। इस प्रकार यह कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यसभा का जो उप सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, इसीलिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसलिए उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये हमारा था आपका लोकसभा राज्यसभा कि संसद के 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके बारे में आप लोगों के साथ विस्तृत यहाँ पे डिस्कशन कराया हूँ। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।